हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वह हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो जो हैलो एल्केन अभी तक देख रहे थे उसका आज देखना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमको देखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि एक चीज माने कि कोई चीज आएगा और पहले से जो उपस्थित है उसको हटा देगा और उसके जगह पे खुद जुड़ जाएगा। माने किसी एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर कोई नया चीज आकर के जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है नाभिक स्नेही। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो परमाणु है उसके केंद्र में उसका नाभिक रहता है, यह उसका क्या हो जाएगा, नाभिक। तो जो परमाणु है उसका नाभिक हमेशा क्या रहता है, धन आवेशित रहता है। तो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही कहने का मतलब है कि नाभिक के प्रति जिसमें आकर्षित होने का गुण पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही। माने कि जो नाभिक की ओर आकर्षित होकर के उसके प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेगा वही कहलाएगा नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही में हमेशा ऋण आवेश होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्योंकि नाभिक में धन आवेश होता है। तो नाभिक में धन आवेश होता है तो ऋण आवेश इसके प्रति क्या हो जाएगा, ज्यादा आकर्षित हो पाएगा, क्योंकि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण पाया जाता है। तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें जितना भी अभिकर्मक हम लोग लेंगे सब में क्या होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए। तो जो ऋण आवेश वाला कोई सा भी अभिकर्मक जब अभिक्रिया में आकर के जुड़ेगा और किसी एक परमाणु को वहां से हटाएगा तो वह जो अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है उसमें हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है, जैसे कि Br माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस, इन सब में माइनस चार्ज है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। तो ये सब क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया में आएंगे और वहां पे कोई चीज पहले से है उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे खुद जाकर के जुड़ जाएंगे, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह हो गया इसका सामान्य परिचय। अब इसमें देखते हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होगा। तो हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र कल देखे तो क्या होता है, RX होता है। R माने कि एल्किल ग्रुप के लिए और X है हेलोजन के लिए, तो यह है RX। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक आकर के अटैक करेगा, इसके साथ क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक माने माइनस चार्ज वाला कोई ग्रुप इसके साथ आकर के रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा, आगे बढ़ेगा यह अभिक्रिया और इसमें जो पहले से जुड़ा हुआ X है ये दो भागों में यहाँ से टूट जाता है, R प्लस में और X माइनस में। तो इस पे भी माइनस चार्ज है और जो नाभिक स्नेही है अभिकारक इस पे भी माइनस चार्ज है, तो ये इसको इसकी जगह पे जुड़ जाएगा और इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RNU प्लस X माइनस। तो इसमें क्या हुआ, X माइनस की जगह पे NU माइनस जाकर के जुड़ गया और X को बाहर निकाल दिया। तो X को प्रतिस्थापित करके उसके जगह पे न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अभिकर्मक जाकर के जुड़ेगा, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे जो RX है इसकी जगह में हम लोग CH3 भी लिख सकते हैं या फिर H3 की जगह में 3 ठो इधर बंद को दर्शा देते हैं
और ये हो जाएगा X प्लस न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक जब करता है तो ये माइनस का मतलब है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, माने कि एक ऋण आयन का मतलब क्या है, उसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इस रूप में। अब यहाँ से इस X को बाहर हटा देगा और इसके जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ से आकर के यहाँ पे अटैक करेगा और इसमें क्या हो जाएगा, CNU ये बन जाएगा यहाँ से, और ये जो X है प्लस X माइनस चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें बताया गया है इसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व के बारे में। तो जो CX बंध है, CX बंध माने कि ये जो C है यहाँ पे, ये C और इस X, इस बंध की प्रवृत्ति पे इस अभिक्रिया का स्थायित्व निर्भर करता है। तो CX बंध के सामर्थ्य के अनुसार या उसकी स्थायित्व के अनुसार पे जो हेलो एल्केन है, माने कि यह हेलोजन और ये एल्केन, इस हेलो एल्केन का स्थायित्व का क्रम निर्धारित करेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, एल्किल फ्लोराइड, जिसमें X की जगह पे, इस X की जगह पे फ्लोरीन जुड़ा रहेगा, वो होगा एल्किल फ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा स्थायी एल्किल फ्लोराइड होता है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, तो छोटा आकार होने के कारण नाभिकीय आकर्षण उसमें ज्यादा होगा और इसके साथ प्रबलता के साथ बंध बनाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा और इसको जोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, एल्किल फ्लोराइड। उसके बाद आता है एल्किल क्लोराइड। फ्लोरीन के बाद थोड़ा बड़ा क्लोरीन होता है, तो फ्लोराइड के बाद क्लोराइड ज्यादा स्थायी होगा। उसके बाद जो एल्किल ब्रोमाइड है उसके बाद ज्यादा स्थायी है, और माने कि फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्थायी है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो एल्किल फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर एल्किल आयोडाइड सबसे कम स्थायी होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो C और X के बीच के बंध है, इसकी प्रकृति के आधार पर इसके स्थायित्व को निकाला गया है। तो अगर इसको हम लोग ये हो गया स्थायित्व। अब जो एल्किल हैलाइड है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का क्रम देखेंगे। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, R, देखो RF वाला सबसे ज्यादा स्थायी है और RI वाला सबसे कम स्थायी है। यहाँ पे I वाला कम स्थायी है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है, तो ये क्या करेगा, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे कम इसी में होगा, क्योंकि ज्यादा स्थायी है तो इसको आसानी से तोड़ करके इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे कम नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होगा और सबसे ज्यादा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया RI या फिर आयोडाइड वाले में होता है। तो जो ज्यादा स्थायी रहेगा उसमें कम होगा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जो कम स्थायी रहेगा उसमें ज्यादा नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ये हो गया इसका। अब एक सारणी मिलेगा बुक में, जिसमें नाभिक से नहीं अभिकर्मकों को सारणीबद्ध करके समझाया गया है, उसको आप लोग को देखना है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो कुछ अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो जो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका वर्णन आगे देखेंगे। अभी के लिए यहीं तक। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे थे, उसी में देखेंगे कि जो है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हाइड्रॉक्सी समूह रहता है, माने कि OH माइनस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो जो OH माइनस आयन है, जैसे कि OH माइनस आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रॉक्सी। तो
तो इसके द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए एक अभिक्रिया देखते हैं, C2H5Br, ये है एल्किल हैलाइड। इसमें जब KOH का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का जो KOH है ये दो भागों में टूटेगा, ये बन जाएगा K+ और OH- आयन। तो ये जो OH- आयन है यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा और इसमें के Br को बाहर निकालेगा। तो C2H5Br के जगह में OH जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5OH, और इसमें का जो Br है इस K के साथ KBr बना करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यह है पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें OH- जो कि एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये क्या किया, ये जो KOH है वो क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और जिसमें का OH- आयन है ये क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही। तो ये जो OH- आयन है इस Br की जगह पे जुड़ेगा और इस Br- आयन को K के साथ में जोड़ करके बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार से OH- आयन, जिसको हाइड्रॉक्सी ग्रुप बोला जाता है, इसके द्वारा हैलोजन Br- का प्रतिस्थापन यहाँ पे हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है OH- आयन के द्वारा आयोडाइड का भी प्रतिस्थापन हो सकता है या फिर फ्लोराइड का भी प्रतिस्थापन हो सकता है। तो यह था पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एल्काक्सी ग्रुप किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं R को एल्किल ग्रुप। इसके साथ जब O जुड़ा रहता है माने कि RO, इसको क्या बोलेंगे, एल्काक्सी ग्रुप। यह एल्किल, यह ऑक्सी, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, एल्काक्सी ग्रुप। तो RO ग्रुप के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा और इस अभिक्रिया को परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है ईथर का बनना या फिर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया करके इसको पूछा जाता है। इसमें देखते हैं तो जो क्रियाकारक है या फिर यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह में RON सोडियम एथॉक्साइड को लेते हैं और इसके साथ एल्किल हैलाइड का जब रिएक्शन कराएंगे, यह एल्किल हैलाइड, तो इसमें जो है यहाँ का RO ग्रुप यहाँ पे X की जगह में आकर के जुड़ेगा और इस X को इसके साथ में बाहर निकालेगा। तो यहाँ का X और N मिलके NX बनाएंगे और यहाँ का OR और इसमें का R मिलके ROR बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ROR इसको बोला जाता है ईथर। ईथर का मतलब है R के जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इधर भी R की जगह में कोई सा भी मेथिल ग्रुप हो सकता है और बीच में दोनों के साथ जुड़ा रहता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार का जो यौगिक है ईथर कहलाता है। तो ईथर का बनना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसी में आगे देखेंगे कि जो सिल्वर ऑक्साइड है शुष्क अवस्था में रहता है, उसके द्वारा भी ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे यह सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, जब ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड, ये एक एल्किल हैलाइड है C2H5I और ये भी है एक एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ का इन दोनों का जो I है I- किसके साथ जुड़ेगा, Ag2 के साथ। तो ये है, अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे तो O2- रहता है और I को देखेंगे तो I- रहता है। तो इसमें दो ठो ऋण आवेश है, इसलिए ऑक्सीजन जो है दोनों I की जगह में अकेला जाकर के जुड़ता है, क्योंकि दो ठो I का दो ठो माइनस चार्ज बनेगा और एक ऑक्सीजन का दो ठो माइनस चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे इन दोनों I की जगह में अकेला ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के जुड़ा है और इस प्रकार से ईथर का निर्माण करता है और यहाँ से सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा। तो यह भी एक अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण का, जिसमें ईथर का निर्माण होता है। तीसरा देखेंगे सानो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। सानो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में क्या होगा
यह भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। और जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है उसमें जो CN माइनस है नाभिक स्नेही का काम करेगा, और जो KCN है ये किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का। तो किसी भी हेलो एल्केन को लेंगे, माने कि RH को लेंगे, तो इसमें का X बाहर निकलेगा और ये साइनाइड यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तो उस प्रकार का जो रिएक्शन है उसमें सानो समूह द्वारा एल्किल ग्रुप हैलोजन ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है। तो यह भी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। इसी प्रकार से साइनो की जगह पे आइसोसाइनो जब आएगा तो क्या होगा, क्योंकि CN को हम लोग साइनो बोलते हैं, लेकिन NC को क्या बोलते हैं, उल्टा करेंगे तो आइसोसाइनो। तो जब KCN की जगह में KNC ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आइसोसाइनो ग्रुप जा करके उसमें जुड़ता है। तो यह भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जो है आइसोसाइनो ग्रुप जा करके जुड़ेगा, और जो आइसोसाइनो है उसको N डबल बॉन्ड C और इस प्रकार से बंध के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके साथ भी रिएक्शन एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आगे देखते हैं नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, ONO। इसमें ONO ये है नाइट्राइट, और जो NO2 है इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से कोई ग्रुप जुड़ता है तो नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन से कोई ग्रुप जुड़ेगा तो नाइट्राइट। तो नाइट्राइट ग्रुप द्वारा क्या होगा, हैलोजन ग्रुप का प्रतिस्थापन होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, तो वह कहलाएगा नाइट्राइट द्वारा प्रतिस्थापन। अगला देखते हैं नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो नाइट्रो में क्या होगा, NO2 माइनस आयन के द्वारा किसी भी X माइनस का प्रतिस्थापन होगा, तो वह कहलाएगा नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अगला है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसको भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है हाफमैन अभिक्रिया या फिर हाफमैन विधि से एमीन का बनना। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं। ये जो NH3 है ये क्या है, अमोनिया। इसी को यहाँ पे किस रूप में लिखा गया है, HNH2। 3 हाइड्रोजन है, इसको तोड़ दिया है 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। इसी अमोनिया को यहाँ इस रूप में लिखे हैं। तो यह एल्किल हैलाइड, इसके साथ जब अमोनिया का क्रिया कराते हैं तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 आयोडीन HI बना करके यहाँ से बाहर निकल जाता है, और इसमें का जो C2H5 है और इसमें का NH2 है, C2H5NH2 बन के बाहर निकलेगा। तो ये जो एमीन है इसमें का ये नाइट्रोजन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। तो इस ये NH2 इसमें क्रियात्मक समूह का काम करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एमीन। और ये जो है इस प्रकार से रहता है CH3 CH2 NH2। तो ये जो नाइट्रोजन है इसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन या फिर प्राथमिक एमीन। अब इसमें क्या करेंगे, ये है तो 1 डिग्री एमीन, इसमें प्लस कर देंगे एक और एल्किल हैलाइड का, तो ये क्या हो जाएगा C2H5। I को इसके साथ जोड़ देंगे, माने कि 1 डिग्री एमीन के साथ जब हम लोग एक और किसको जोड़ेंगे, एल्किल हैलाइड को, तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन और इसमें का आयोडीन फिर से HI बना करके बाहर निकल जाएगा, और ये हट गया और 1 हाइड्रोजन हट गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, C2H5 C2H5, ये C2H5 और ये C2H5, और इसमें का नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार का जो एमीन बनेगा यह क्या कहलाएगा, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। अब यह हो जाएगा 2 डिग्री एमीन,
ये क्या था 1 डिग्री एमीन। इसी के साथ फिर से एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, माने कि C2H5 का, तो ये वाला I और इसमें का H फिर से बाहर निकल जाएगा, क्या बनाकर -HI बना करके, और ये वाला भी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। उसके बाद जो तृतीयक एमीन है उसी में क्या करेंगे, यहाँ तक बन गया तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन का सूत्र हो जाएगा C2H5 और N। इसी को अगर एक ही रूप में लिखेंगे तो C2H5 ट्राइस, क्योंकि 3 ठो जुड़ा था, और N इस रूप में भी लिखते हैं इसको तृतीयक एमीन को। अब इसके साथ एक और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं, माने कि C2H5I का रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें का ये C2H5 भी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाता है C2H5 4 हो जाएगा, ये 3 था, और यहाँ का आके जुड़ा तो 4, और जो ये N है प्लस के रूप में और I माइनस के रूप में। तो ये जो एमीन है ये कहलाएगा 4 डिग्री एमीन, या फिर टेट्रा एथिल एमीन, या फिर चतुष्क एमीन यौगिक। तो इस प्रकार से हाफमैन विधि के द्वारा एल्किल हैलाइड में अमोनिया की क्रिया से एमीनों का बनना को दर्शाया गया है। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा विस्थापन। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेट समूह है उसमें जो RCOO ग्रुप जो रहता है उसके द्वारा जब एल्किल हैलाइड के हैलोजन का विस्थापन किया जाता है तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा विस्थापन। तो RCOOAG इसके साथ जब IR' रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या होता है, ये जो पूरा ग्रुप है इस हैलोजन को बाहर निकाल देगा और ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा RCOO और यहाँ का R'। तो ये RCOO माइनस आयन है और ये प्लस में टूटेगा, कभी भी टूटेगा। तो ये जो माइनस आयन है यही न्यूक्लियोफाइल है, ये नाभिक नहीं है, और इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेट समूह। तो इस प्रकार से भी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। उसके बाद आता है हाइड्राइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्राइड आयन में H माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्राइड। ये क्या करेगा, एक से को हटा देगा, बाहर कर देगा और उसकी जगह पे खुद जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का रिएक्शन में हाइड्राइड का निर्माण होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोसल्फाइड समूह द्वारा हैलोजन का विस्थापन या फिर थायोएल्कोहल का बनना। तो जो थायोएल्कोहल का बनना है उसके लिए एक लेते हैं एल्किल हैलाइड RH, इसके साथ जब किसका रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम जैसे NaOH रहता है ना, NaOH, इसके O के जगह में इसमें S है, तो NaSH का जब रिएक्शन कराते हैं तो इसकी क्रिया के बाद क्या होता है, यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा इतना NaX, और यहाँ से क्या बचेगा R और यहाँ का SH। तो R और SH बनता है। तो जो R और OH रहता है इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो जो ये एल्कोहल है इसमें जब ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रहेगा तो उसको बोलेंगे थायो एल्कोहल। तो ये जो थायो एल्कोहल है इसका बनना यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होता है। उसके बाद थायो ईथर का बनना, इसमें जैसे थायो एल्कोहल बना है उसी प्रकार से ROR, ये एक ईथर है तो इसमें क्या हो जाएगा RSR। O की जगह में जब S आएगा तो इसका नाम ईथर है, तो इसका नाम सल्फर को बोलते हैं थायो। तो ईथर
प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह हो गया यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें उसकी क्रियाविधि। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसमें क्रियाविधि में जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन किस पे निर्भर करेगा उसको बताया गया है। तो सबसे पहले निर्भर करता है एल्काइल हैलाइड की संरचना पे, माने कि जो Rx लेते हैं R और X इसकी संरचना पे उसकी क्रियाविधि निर्भर करेगी। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल की क्रियाविधि, सांद्रता और उसकी संरचना। दूसरा कारक क्या हो जाएगा Nu-, जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं या नाभिक स्नेही बोलते हैं। तो इसकी सांद्रता, इसकी क्रियाशीलता और इसकी संरचना पे भी उसकी क्रियाविधि निर्भर करती है। तीसरा है विलायक, जिसमें क्रिया होगी। अब इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो किसी पात्र में लेंगे और वहाँ पे किसी विलायक की सहायता से इनको घोल के क्रिया कराएंगे। तो जिस विलायक में इन दोनों को घोलेंगे उसकी प्रकृति पे भी इसकी क्रियाविधि निर्भर करेगी। तो इस आधार पे जो क्रियाविधि है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर उसको एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आता है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे दो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे SN2 और एक आएगा SN1। तो जो SN2 है ये क्या है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन माने कि प्रतिस्थापन, N का है न्यूक्लियोफिलिक और ये 2 का मतलब है बाइमोलिक्यूलर। इसका मतलब है दो को बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे जो SN1 है उसको बोला जाता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो प्रकार का रहता है SN1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, ये जो SN2 है ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा क्रिया, और ये जो क्रिया है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, माने कि 2 स्टेप में पूरा होगा और ये एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा। एक ही स्टेप में कैसे पूरा हो जाता है, माने कि कोई सा भी एल्किल ग्रुप है जैसे कि H और Cl, ये क्या है एल्किल हैलाइड है, माने कि Rx के जगह में हम लोग किसको लिए हैं, इसको लिए हैं। CH3 R के जगह में है और X के जगह में है Cl। ये है एक क्रियाकारक। अब इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, तो न्यूक्लियोफाइल के जगह में यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन को लेते हैं OH- आयन को। तो ये एक क्रियाकारक हुआ और ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान जब ये क्रिया करेंगे तो एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण होगा और माध्यमिक यौगिक का निर्माण होने के बाद संक्रमण की अवस्था वाला एक यौगिक बनेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें का हैलोजन बाहर हो जाएगा और OH- आयन जा करके उसमें जुड़ जाता है। तो ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पे होता है जो CH3 है इसको इस प्रकार से लिखेंगे H और H, और ये जो Cl है यहाँ पे जुड़ा रहता है और ये जो OH- आयन है यहाँ पे हल्का से जा करके जुड़ जाता है, माने कि वहां पे जा करके अटैक करता है, और ये जो Cl है ये भी हल्का से जुड़ेगा, माने कि ये टूटना शुरू हो जाता है और ये इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। ये एक स्टेप आएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ का जो Cl है ये सीधा बाहर निकल जाएगा और
जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस। तो ये जो CH3 और OH है ये सब जुड़ करके ये बना लेगा CH3OH और यहाँ का Cl माइनस आयन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्रिया को जब देखें तो ये कितने एक ही स्टेप में दो क्रिया कारक इसमें भाग ले रहे हैं। पहला क्रिया कारक OH माइनस है और दूसरा क्रिया कारक है एल्किल हैलाइड। तो दो क्रिया कारक एक ही स्टेप में भाग लेकर के प्रोडक्ट का निर्माण किया, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। 2 का मतलब है दो क्रिया कारक एक साथ भाग ले रहा है। इसके लिए जब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं या फिर अभिक्रिया की दर निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा रेट बराबर K और यहाँ से इसकी सांद्रता माने पहले क्रिया कारक की सांद्रता और दूसरे क्रिया कारक की सांद्रता। तो यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस आयन की सांद्रता इंटू CH3Cl की सांद्रता। तो रेट में क्या हो जाएगा K इसका ये बाद में लगेगा, रेट अनुक्रमानुपाती OH माइनस आयन की सांद्रता और CH3Cl की सांद्रता। अब समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा K जो कि एक समानुपातिक स्थिरांक है। तो यह हो गया SN2 अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इसके लिए जब हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखेंगे। तो इसका जो ग्राफ है SN2 अभिक्रिया का जब ग्राफ देखते हैं तो इसका जो ग्राफ है उसको दो एक्सिस में लिया जाता है, एक्स एक्सिस वाई। यहाँ पे इधर लेते हैं ऊर्जा को और इधर लिया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर को। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको वाई एक्सिस मानेंगे, इसको एक्स। तो वाई एक्सिस वाई वर्सेस एक्स जब ग्राफ खींचते हैं तो ऊपर की ओर लेते हैं ऊर्जा को और नीचे की ओर लिया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है एक ही यहाँ पे ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ये जो स्थिति है ये किसको दर्शाएगा, OH माइनस आयन प्लस CH3Cl। ये सब की सांद्रता को यहाँ पे लेंगे और ये जो स्थिति है ये वाला जो टॉप पोजीशन है ये इस संक्रमण वाली अवस्था को दर्शाता है। CH3Cl और OH ये संक्रमण अवस्था यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये वाला जो प्रोडक्ट इस स्थिति को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें ग्राफ देखने को मिलेगा। और जो SN2 रिएक्शन है इसमें केवल एक ही ठो हमको टॉप पोजीशन वाला एक ही ठो वक्र देखने को मिलेगा ग्राफ में। यह हो गया SN2 अभिक्रिया। अब आगे देखेंगे SN1 अभिक्रिया के बारे में। तो जो SN1 अभिक्रिया है उसमें देखते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल एक अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसलिए उसको SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। और जो SN1 अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, पहले जो एक पदार्थ रहेगा वो टूट करके कार्बोकेटायन का निर्माण करता है और जो कार्बोकेटायन बनता है उस पर जाकर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो जो है एक अभिक्रिया देखते हैं CH3 ट्राइस C और Br। यह है एक क्रिया कारक। इस पे जब OH माइनस आयन की रिएक्शन कराते हैं तो यह हो जाएगा CH3 ट्राइस COH प्लस Br माइनस। तो यहाँ का C के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये Br से जुड़ा है। यह है एल्किल हैलाइड। इस पे जब OH माइनस आयन क्रिया करेगा तो यहाँ का Br बाहर निकल जाएगा और ये OH यहाँ पर जाकर के जुड़ करके नया यौगिक बनाता है और Br माइनस बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को
हम लोग किसके द्वारा देखेंगे? SN1 अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होगा? जो ये पहला पदार्थ है, ये जो पहला अभिकारक है, ये इस रूप में लिखाएगा CH3 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 और ये है Br। तो ये पहले अकेला अपना क्रिया करेगा और अकेले क्रिया करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से दो भागों में टूट जाएगा। इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या बन जाता है? CH3 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 और इस पे प्लस चार्ज और ये जो Br है माइनस चार्ज में टूटेगा। तो ये जो प्लस चार्ज वाला पहला एक आयन बनता है इसमें, ये कहलाता है कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन है ये भी 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है उसमें ये वाला जो कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज रहेगा वो अकेले एक ठो कार्बन से जुड़ा रहता है, तो क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसमें देखेंगे तो ये जो कार्बन है 1 2 3 ठो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन या तृतीय कार्बोकेटायन कहलाता है। अब इस कार्बोकेटायन को देखेंगे तो ये क्या है? प्लस चार्ज है इस पे, तो ये जो अभिक्रिया है कौन सा कहलाएगा? स्टेप 1। पहले स्टेप में इसमें क्या बनता है? SN1 के लिए कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये स्टेप 1 अभिक्रिया कहलाएगा और कार्बोकेटायन का निर्माण इसमें होगा। अब जो है स्टेप 2 में, यहाँ पे स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो OH माइनस आयन लिए थे यहाँ पे जा करके अटैक करेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस जा करके जुड़ जाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 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 और ये जो C है इसके साथ OH माइनस आयन जुड़ करके ये प्रोडक्ट बनाएगा और ये जो B है और माइनस आयन तो इसमें निकला था। तो इस प्रकार से 2 स्टेप में SN1 रिएक्शन पूरा होता है। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा और दूसरा स्टेप में मेन प्रोडक्ट जा करके बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। तो उल्टा होता है ना, SN1 में 2 स्टेप में पूरा होगा, 1 है तो, और SN2 है तो उसमें 1 स्टेप में पूरा होता है। इसके लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे R, तो ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती। पहले क्या लिए थे? CH3 ट्राइस CBr, इसी को पहले लिए थे फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जिसको लिए थे उसकी सांद्रता पे केवल इसका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करेगा। तो इसका लिए अभिक्रिया की दर में केवल इसी की सांद्रता पे रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है। इस समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर के CH3 ट्राइस CBr। तो इसको इसीलिए SN1 बोलते हैं क्योंकि केवल एक अभिकारक के सांद्रता पे अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा और SN2 में 2 अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल पे अभिक्रिया का दर निर्भर करता था। यह हो गया SN1 अभिक्रिया। अब इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसमें भी ग्राफ जो खींचेंगे उसको, यह है y एक्सिस और यह है x एक्सिस, तो y वर्सेस x ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ पे रहता है 0 बिंदु, इसमें रहेगा एनर्जी और इधर रहता है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर। अब इसमें देखते हैं तो हम लोग को 2 ऐसे ग्राफ देखने को मिलेगा, माने 2 पीक इसमें मिलता है। जो पहला वाला पीक है वो स्टेप 1 के लिए है और ये जो दूसरा वाला पीक है स्टेप 2 के लिए है। तो इसमें क्या पता चलता है कि 2 स्टेप में यह क्रिया होगा, इसलिए 2 पीक देखने को इसके ग्राफ में मिलेगा। तो जो पहला वाला पीक है उसमें क्या होगा, जो CH3 ट्राइस C और Br
प्लस OH माइनस आयन के रिएक्शन के लिए ये पहला संक्रमण की पहली स्थिति है। उसके बाद जब कार्बोकेटायन बन जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोकेटायन था इसके साथ OH माइनस आयन का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे दूसरी संक्रमण की स्थिति देखने को मिलेगी। और 2 स्टेप के लिए 2 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया किसका, SN1 अभिक्रिया का कंप्लीट। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, SN1 और SN2। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब हम लोग SN1 और SN2 को अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।